आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिस्ट्री के सवाल हम डिस्कस करेंगे। इतिहास के जो इस बार यूपीएससी में सवाल पूछे गए, कम पूछे गए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए, बट जितने भी पूछे गए हम बात करते एंशिएंट मेडाइवल था और इस बार मॉडर्न हिस्ट्री कम था यार, ठीक है, मतलब मुझे पर्टिकुलरली जो ये सेट मिला है उसमें तो कम ही था। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो पहला सवाल आप देख सकते हो और मैं आपको बताना ये भी चाहता हूं कि धीमे धीमे सारे सवाल, मतलब अभी तो ये मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं और जैसे ही सवाल आते जाएंगे, जैसे अभी मैं ज्योग्राफी का भी इसी में ही कर दूंगा। मैं एक्चुअली सवाल देख ही रहा था, लगा ही रहा था, और अभी पॉलिटी भी आ ही जाएगा। तो शाम के 6 बजे तक पूरा पेपर आपके सामने होगा। थोड़ा इसलिए टाइम लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ही ऑथेंटिक, मतलब एकदम समझ लीजिए कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है, तो इसीलिए हम जल्दबाजी में कुछ नहीं लाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो पहला सवाल हम देखते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज द धन्य कटक विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2020 का करंट अफेयर है। अब हम ये तो उम्मीद नहीं करते हैं कि उतना पुराना करंट अफेयर याद करेंगे, बट इसमें देखिए सबसे पहले क्योंकि महासंघ की बात हो रही है तो ये बुद्धिज्म, पूरा बुद्धिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। और हम सबको पता है कि बुद्धिज्म वैसे तो बिहार से ही शुरू हुआ, लेकिन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आंध्रा में, यहां पे बहुत सारे हमको स्तूपास, रेलिक्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब डेवलप हुए, ठीक है। तो इसका सही जवाब, वैसे तो सीधा सीधा सवाल है और इसका सही जवाब जो है दैट इज आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको बता दूं कि करंट अफेयर में था और ये टफ सवाल है, मैं इसको टफ कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि अभी हाल ही में इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं आई है ना, और हो सकता है शायद आपने इसको नहीं पढ़ा हो क्योंकि आमतौर पे छोटी छोटी जो चीजें होती है वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल, एकदम हलवा सवाल है। तो इसमें पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज द बुद्धिस्ट ओरिजिन, बिल्कुल सही। स्तूपा वो जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, ये हम सबको बचपन से ही पढ़ाया जाता है, ये तो सीधा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा लिया। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमोडेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कितनी बार तो मैंने चैनल पे ही पढ़ाया भैया, स्तूप तो बुद्धिस्ट, वहां से ही एकदम बड़ा सा माउंट आपने देखा, दामेक स्तूप हो गया, सांची स्तूप हो गया, तो दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म टोटली। और भैया जब आप अंदर जाओगे तो वहां पे आपको रेलिक्सी ही मिलेंगे, उसी की ही पूजा की जाती है। और दूसरी चीज, अगर हमने आपको एक भी सेंटेंस आता आपका काम हो गया, या 2 सेंटेंस में से आपका काम हो गया, ठीक है। पहला सेंटेंस हो सकता है क्योंकि हमको कुछ स्तूप प्री बुद्धिस्ट पहले के भी मिलते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना। मान लो अगर, चलो पहले में आपको कंफ्यूजन है, दूसरा तीसरा पता, दूसरा तीसरा तो पक्का है, तो अब देखो ओनली 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 और 3 तो है ही है, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया। ओनली 2 भी नहीं हो सकता, गलत है। ऑल 3 बिल्कुल सही है, ऑल नन हो ही नहीं सकता, सिंपल। सो अगर आपको इसमें 2 सेंटेंस भी पता तो आपका काम हो गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। ये भी मैं आसान सवाल में ही रखूंगा काफी। ये जब भी अभी मैंने चोलास पे जब बात की थी तब मैंने आपको बताया था, पोनियन सेल्वन पे बात की थी तब मैंने आपको बताया था। ये भी आसान सवाल है, आपने देखिए एनसीईआरटी, सीधा एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं इसमें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो हमारी कोर बुक्स है सतीश चंद्रा में भी इसका जो है वो वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें पूछा है कि विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पुमपुहर एंड मुचरी वर वेल नोन एज। सिंपल, पहली बात, ये वाले अगर आपको वर्ड्स पता है, अच्छा ये क्या है, ये शहर है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एक भी शहर पता है, जैसे पुहर क्या था, ये चोल किंगडम में ये पोर्ट था, कोरकाई पांड्या किंगडम में एक पोर्ट था, तो बेसिकली दीज वर पोर्ट्स। ये आसान सवाल है, ठीक है ना, तो ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। संगम, बहुत ही देखिए, संगम लिटरेचर, संगम एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, इसको आपको पढ़ के जाना है। इसमें मेंस में भी सवाल बनते हैं और प्री में भी सवाल बनते हैं, और देख लीजिए एक सवाल बन गया। अब ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट किरुतक, ठीक है, किरुताई एज मेंशन्ड इन संगम पोयम। अब देखिए ये एक टफ सवाल है क्योंकि हम संगम एज तो पढ़ते हैं, संगम पोयम नहीं पढ़ते हैं, तो दिस इज अ क्वाइट अ टफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, ये नहीं है, गलत है।
लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, ये भी गलत है। यंग गर्ल्स कीप वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये भी गलत है। ये लास्ट वाला सही है एकदम। किंग्स डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ इनटू डेथ, ठीक है। तो जब भी मतलब यहां पे एक पुराना रिचुअल था, जब जो राजा था दैट वो सुसाइड कमिट करता था अपने आप को भूखा रख के। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, वन वर्ड आंसर है, क्योंकि देखिए अब संगम में जैसा कि हमने बताया, हमने पढ़ा है, लेकिन इतना डिटेल में तो हम पोएम्स में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद ये भी बोला जाता ना कि इतना ज्यादा एंशिएंट मेडाइवल नहीं, मॉडर्न का ज्यादा वेटेज है। तो देखो यूपीएससी हमको हमेशा सरप्राइज करता है और इस बार भी सरप्राइज किया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आसान सवाल है, ठीक है। सो होयसाला, गैडलवा, काकतिया, यादवा। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप डायनेस्टीज या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, स्पेशली जब वो डायनेस्टी शुरू हुई और खत्म हुई। जब भी मैं इतिहास पढ़ाता हूं ये जरूरी है, इवेंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ डेट्स आपको याद रखनी है। तो अब सीधा सीधा ये बोल दिया है कि कितने इसमें किंग डायनेस्टीज थे जो कि अर्ली 8th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई। अब ये जितनी भी डायनेस्टी है ना, ये 10th 11th सेंचुरी में ही स्टैब्लिश हुई है। चाहे गडलवा राजपूत डायनेस्टी अगेन 11 to 14, काकतिया भी वही 1100 समथिंग में ये जो है वो बनी थी। यादवाज ऑफ देवगिरी का भी 10th सेंचुरी में था, होयसाला का भी 10th सेंचुरी में था। तो 8th सेंचुरी में कोई था ही नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज नन, डी। समझ रहे हो, ये चीज है। ये भी आसान सवाल है, 6th वाला भी क्वेश्चन आसान है। ये कुछ एसएससी के सवाल इस बार डाल दिए लग रहा है ना। तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। देवी चंद्रगुप्त, हम सबको पता है यार देवी चंद्रगुप्त, ये तो अरिहंत की भी किताबों में मिल ही जाएगा आपको। तो ये बिल्हान ने नहीं लिखा है, ये रॉन्ग है, ये विशाख दत्त ने लिखा है। ओके, तो ये विशाख दत्त ने लिखा है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक मिनट रुकिए। ओके, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड, हमीर महाकाव्य एकदम नयन चंद्र सूरी ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। मिलिंद पानो, देखिए मिलिंद पानो जो है वैसे नागसेन ने लिखा है। तो अब मुझे ये नहीं पता है नाग अर्जुन क्यों दिया हुआ है, ठीक है ना। नागसेन यहां पे होना चाहिए, तो फिलहाल मैं इसको गलत ही मानता हूं। फिर नित्य काव्य अमृत, ठीक है, ये सोमदेव सूरी ने लिखा है। तो द थिंग इज की 2nd and 4th यानी कि ओनली 2 जो 2 पेयर्स है दे आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो ये सही सवाल है, ये कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। काफी सवाल हमारे प्रहार बैच से आए हैं जो हमने आपको पढ़ाया। हिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाता हूं भैया, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से मैंने इसमें कवर करवाया है। और पुहर और ये बुद्धिज्म तो मैंने बहुत वैसे भी एनसीईआरटी बैच में कवर करवाता हूं। तो आप हमारे प्रहार बैच को आप जरूर ज्वाइन करें अभी लाइव। और इस बार हम थोड़ा सा स्पेशल कुछ करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इतिहास देखते हैं। Souls are not only the property of animals and plant life, but also of the rocks, running water, and many other natural objects, not looked on as living by other religious sects. ये भी सवाल बढ़िया है। देखो जो आत्मा है ये सिर्फ एनिमल और प्लांट की प्रॉपर्टी नहीं, बट हर किसी में आत्मा होती है। अब ये बुद्धिज्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धिज्म अनात्मा की बात करता है, बुद्धिज्म आत्मा और चेतना की बात करता है। तो बुद्धिज्म है नहीं, जैनिज्म हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखिए अब इसमें डायरेक्ट, अब ये सवाल आपको अपने कॉमन सेंस से लगाना है। अगर आपको हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफी पता है, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पता है, तो आप इस सवाल का जवाब दे दोगे, ठीक है। शैविज्म बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। वैष्णविज्म हो सकता है, क्योंकि वो भाई द्वैत अद्वैत वेदांत उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे द मोस्ट सुटेबल आंसर इज जैनिज्म। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका आंसर वैष्णविज्म भी हो सकता है। अब हो सकता है यूपीएससी जो की निकालेगा वो देखेंगे, ठीक है, बट जैनिज्म इज द मोस्ट सुटेबल आंसर इसका। तो अभी हम यही मान के चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, ये तो मतलब हलवा सवाल है। 8th क्वेश्चन, हिस्ट्री जिनके पास इतना, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये आप पढ़ के ही गए होंगे। विजयनगर एम्पायर में ऐसा कौन था जिसने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए? भैया देवराया वन, ए सेकंड मतलब फर्स्ट पार्ट, देवराया वन ने ही तो एक के बाद एक डैम्स जो है वहां पे पूरे के पूरे जो है वो कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और तुंगभद्र ये बहुत ही हाईली फर्टाइल रीजन था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी हिस्ट्री में आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सीधा उसका एडमिनिस्ट्रेशन या कल्चर से डील करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही पूछा जाता है। आपको बायोग्राफी इतनी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, और स्पेशली वाटर मैनेजमेंट तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पे बड़ा ध्यान रहता है। तो देवराया वन इज द करेक्ट आंसर। ये भी आसान सवाल है, ये ठीक ठाक है, एवरेज है, मतलब ना बहुत ज्यादा आसान ना बहुत ज्यादा टफ, ठीक है।
ये एवरेज है, लेकिन फिर भी मैं आसान तो नहीं बोलूंगा 9 सवाल को, इसको थोड़ा सा टफ ही मानूंगा। देखिए मैंने ये कवर करा है, मैंने ये लेक्चर आपने अगर मेरी बैटल सीरीज देखी हो तो मैंने बैटल ऑफ द्यू आपको बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था। लेकिन फिर वही बात है ना कि इसमें एक एक डिटेल्ड पूछी गई है, तो हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मेडाइवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पुर्तगालीज। पुर्तगाली आए थे भारत में 1498, वास्को ड गामा कस्का मामा वो आया। उसके बाद सबसे पहले तो बैटल ऑफ कोची लड़ी, उसके बाद द्यू के लिए जो बैटल हुई थी ना 1509 में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस समय गुजरात सल्तनत के महमूद बेगरा जो है, बी ये पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा है, तो महमूद बेगरा वाज द रूलर, सो द करेक्ट आंसर इज महमूद बेगरा। ठीक है, 9th इज दी, तो वो उस समय 1511 तक यंगेस्ट रूलर थे गुजरात सल्तनत के, है ना। इससे पहले आए थे बहादुर शाह, बट महमूद बेगरा के बाद 1558 से 1511, 1458 से 1511 तक थे ये। ठीक है, मतलब यंगेस्ट थे जिनको थ्रोन मिली थी। ओके, अब उसके बाद ये हलवा सवाल, सबसे हिस्ट्री का हलवा सवाल 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब मैंने एनसीईआरटी शुरू की थी मॉडर्न हिस्ट्री की अभी, तो मैंने आपको सबसे पहले यही चीज बताई थी कि भारत में सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। मैं लिख भी देता हूं फिर से यहां पे, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में आया था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो था विलियम बेंटिक, और वो आया था 1828 में, यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बदल के हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूं वाइस रॉय कब आया था, वो था आया था 1857 में। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक्स है, बहुत ही आसान सवाल था ये। ओके, हिस्ट्री के इतने ही सवाल थे। एक और सवाल था स्वदेशी मूवमेंट करके, उसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। यहां पे चलो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन खैर पॉलिटी मेरा सेक्शन नहीं है, पॉलिटी एक्चुअली में पढ़ानी है, मतलब जो पॉलिटी के सवाल हैं वो प्रशांत सर आपको बताएंगे। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं चलो बता देता हूं इसको। तो क्या सवाल है भाई, देखिए ये क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एसेंस, व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस। ये भी सीधा सीधा सवाल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये तो मैंने कई बार पॉलिटी में ही बताया है यार, जब मैं अभी डिफरेंट वो उसमें जो मेन कोर्स में मैं आपको बता रहा था, तो उसी में ही आपको बताया था। फिर देखते हैं द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया द प्रिजन्स आर मैनेज, जो जेल हैं वो कौन स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। जस्ट अभी मैंने 20 दिन पहले यूट्यूब पे एक लेक्चर लिया था प्रिजन स्टेट के। आप देखिए यूट्यूब के लेक्चर्स कितने ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं भाई। ये पहला बिल्कुल सही है, जो प्रिजन है, जो जेल है, वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करते हैं, उनके रूल्स होते हैं डे टू डे। अभी मैंने आपको बताया था 15 दिन जो एडिटोरियल था। सेकंड वाला देखिए, प्रिजन्स आर गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894, बिल्कुल सही बात है। अब 1894 में जितनी भी चीजें हैं, 1894 का जो प्रेजेंट एक्ट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो दोनों ही सही हैं। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये देख लेते हैं, which of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution of a country। देखिए अगेन ये जो सवाल है इसमें फिर से वही है, जैसे ये वाला सवाल था ना, कहां चला गया 7th वाला। अब इसमें अगेन आपको दिमाग लगाना है कि सबसे बेस्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। अब आपको लगेगा सभी पर्पस है भैया, डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ अननेसेसरी लॉ, enables the creation of political offices and a government, बिल्कुल। it defines the limits the power of the government, एकदम। it secures the social justice, social equality and social security, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बट यहां पे चीफ पर्पस, सबसे मेन पर्पस कौन है, मेरे हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि समाजवाद में हम जी रहे हैं और हमारे संविधान का मूलभूत यही है कि सोसाइटी जो है वो इंटैक्ट रहे। तो ये फिलहाल हिस्ट्री को कुछ पॉलिटी के सवाल थे। ज्योग्राफी के बस मैंने भी हिस्ट्री के ही सवाल देखे, मुझे आसान लगे, जो नहीं थे उसको मैंने थोड़ा सा सर्च किया, और बाकी ज्योग्राफी जो है वो बस मैं आपको अभी तुरंत बताता हूं, ठीक है, वेट करिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।